अब जरा इस सवाल को देखें। 36 एम पटुआ बेचने पर, ये एम क्या है पता नहीं है, गठरी है पकड़ लीजिए, ठीक है ना। तो 36 गठरी जूट बेचने पर, पैसा तो लिखा नहीं है, एक दुकानदार को 12 एम मतलब 12 गठरी जूट का जो है विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ होता है, मतलब 12 गठरी का लाभ होता है, उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस कहने का मतलब क्या है, ये आदमी जो है बड़ा कमजोर है, ये सोचता है कि 36 को माल लाया हुआ है, वो क्या करता है कि 24 ठो माल लाता है और सोचता है कि जब बेच रहा है, जिस भाव में बेच रहा है, तो जैसे ही वो उसका 24 को बेच दिया तो देखा क्या कि 12 का लाभ हुआ, तो 12 36 से 12 घटाएंगे तो 24 होगा। 24 को जैसे बेचा तो बोला कि मेरा मूड़ी निकल गया, मतलब जितने रुपए में खरीदा था उतना रुपया मेरे को मिल गया है, अब जितना 12 को जो बचा है वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो देखिए चीजें बहुत आसान होता है। तो हम क्या लिखते हैं, 36 लिखे, 36 में से उसने 12 उसकी प्रॉफिट हुआ, तो उसकी खरीद कितनी थी, 24 की हुई। अब हम प्रतिशत लाभ निकाल रहे हैं, तो हम क्या बोले थे कि देखो कितना हुआ था, उसका लाभ कितना था, तो 12 था, कितना लगा के लाभ हुआ था, तो 24 गठरी का दाम लगा के हुआ था, ये भिन्न हुआ। इसको प्रतिशत में करना है तो क्या है, हम गुना 100 से करेंगे। अब 100 से गुना करेंगे तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, 12 को काटेंगे, 12 दूनी 24, और 2 को जो है काटेंगे 100 से, तो कट के क्या होगा, 100 को 2 से काटिएगा तो 50 होगा। तो इस तरह से जो है 50% जो है इसका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, है ना। इस सवाल को जरा गौर से पढ़ें। एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता, याद आ रहा है ना, इस तरह के सवाल पहले क्लास में हमने किया था। यदि इसने उसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ प्राप्त होता है। अब बोलता क्या है, 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहां पहले वाले में था क्रय मूल्य निकालना है, उस सवाल में इसमें बोला है कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हमने पहले वहां पर भी क्या था, हमने बोला था कि 4% हानि से 8% का लाभ, मतलब 8 और 4 को जोड़ दिए 12% हुआ। 12% पाने के लिए 120 रुपये ज्यादा लगा, तो 12% बराबर 120, तो 1% बराबर क्या होगा, 120 को हम 12 से भाग दे देंगे, तो 12 से अगर हम 120 को काटेंगे तो बराबर क्या होगा, 12 10 120, तो 1% बराबर 10 रुपया, ये हमको पता चल गया। अब बोलता है कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो हमने क्या बोला था, किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। तो देखो 100% क्रय मूल्य है और 11% लाभ चाहिए, जोड़ दिया। क्या है कि आप कभी किसी चीज का जैसे 5 रुपया लाभ है तो बेचिएगा 5 रुपया तो थोड़े, अब जैसे 5 रुपए में 5 रुपया लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको 10 रुपए में बेचना होगा, क्या कि मूलधन 5 रुपया है, अब प्रॉफिट 5 है। तो इसी तरह 100% क्रय मूल्य है और 11% लाभ है, तो बराबर कितना हुआ, 111%। अब 1% का दाम कितना है, 10 रुपया, तो 111% गुना 10 कर दिया तो बराबर क्या हुआ, 1110 रुपया। बस देखिए यहीं पर उत्तर है 1110 रुपया। आशा करता हूं इस सवाल को आप एकदम सही तरीके से समझ चुके होंगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। इस सवाल में बोला गया है कि एक दुकानदार ने 1200 रुपए में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे, मतलब 1200 रुपए में 150 पेन खरीदा, और 1620 रुपए में 180 पेन के भाव पर बेच दिया। तो सीधी सीधी बात है, 1620 रुपए में 180 पेन बेचा। अब जैसे ही हमारे कान खड़े हो गए, क्योंकि 150 पेन खरीदता है, बेचता 150 नहीं 180 है, संख्या डिफरेंट हो गई।
तो फिर हमें कुछ और करना है, हमें एक का दाम निकालना है। तो 1200 रुपए में अगर 150 पेन खरीदता है तो एक पेन का भाव क्या होगा? सीधी बात है, 1200 को हम 150 से भागा देंगे। तो चलिए पहले भाग भाग प्रक्रिया को खत्म करते हैं। तो हमने 0 को 0 से काटा और 15 अट्ठे 120 हो गया। तो ये बराबर जो है 8 रुपया निकल गया। तो हमें पता चल गया कि 8 रुपए में पेन खरीदा था। अब देखो बेचा था तो 180 पेन बेचा था, तो 180 पेन बेचने का तो भाव है, अब खरीदने का भाव निकालना है। काहे कि लाभ कैसे निकलेगा? जितना मैं बेचा उससे जितना मैं खरीदा उसको माइनस करेंगे तभी लाभ निकलेगा। तो 8 रुपए करके एगो पेन खरीदा है और 180 पेन है, तो हम क्या करेंगे? 180 गुने 8 लिखेंगे, 18 अट्ठे 144 होता है, तो 1440 हो गया। ठीक है, पहाड़ा तो याद रहना होगा, उसके बगैर कुछ नहीं होता है। तो देखो ये क्या है? खरीदा है, परचेज्ड है। अब बेचा कितना है? 1620 रुपए में। तो प्रॉफिट कितना होगा? 1620 में बेचा है और खरीदा है आपका 1440 में, घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। घटाएंगे तो 180 रुपया निकला, ये इसका प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहां देखो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए बोलता है, जबकि यहां पर देखिए सब जो है प्रतिशत में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये सब प्रतिशत में है। अब देखिए इसमें कौन सा भैया है? अब देखिए हमने 180 किया, अब देखिए प्रॉफिट कितना हुआ? 180। कितना पैसा लगाया था? 1440 रुपए। तो हम कैसे निकालते हैं? देखिए ये हमने पहले लिखा प्रॉफिट 180 किया, ठीक है, कितना रुपया लगाया? 1440, उसको बटे में रखा। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर दिया, बड़ा सिंपल है। अब काटते हैं, इससे इसको काट दिया। 18 अट्ठे 144, देखिए ऊपर गुना ही किया था ना, 18 अट्ठे 144। अब 100 बटे 8 हो गया। 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 होता है। अब 25 चौके 100 होता है, तो बराबर जो हो गया 25 बटे 2। अब देखो 25 बटे 2 को हमें दशमलव में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो 25 कितना से बना है? 25 बना है 24 प्लस 1 से, और इसको अगर 2 से भागा दे रहे हैं तो 24 का आधा क्या होगा? 24 का आधा हो गया 12, और 1 का आधा क्या होगा? 0.5। तो इस तरह से 12.5% निकल गया जो आपका लाभ हुआ। तो देखा हमने बिना भाग दिए हुए आराम से कैसे हमने समझ लिया कि यहां पर दशमलव कितना मान होगा। ये आप भी सीख लिए। तो चलिए, बहुत ही आसान है, धैर्य पूर्वक करोगे तो ये चिंता नहीं होगी कि आपने बेसिक नहीं सीखा है, सब कुछ पॉसिबल है। पहला है 40 दर्जन केले 1440 में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। 30% का लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने में बेचना चाहिए? एक चीज देखिए, यहां पर 40 दर्जन केले बेचने पर 20% का लाभ हुआ है, और कितना में बेचा? 1440। पूछा क्या है? 20 दर्जन का। तो भैया जब कहानी 20 दर्जन का पूछा है तो इसे भी 20 दर्जन का रहने देते हैं। तो पूछा है 20 दर्जन केले का दाम अगर 1440 है, आधा केला मतलब 20 दर्जन होगा, 1440 का आधा किए तो 720 होगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो ये तो समझ में आया। तो फिर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, 20 दर्जन केले को 720 में बेचने पर आदमी को 20% का लाभ होता है। 30% का लाभ के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? अब देखिए हम यहां पर एक जो है छोटा सा गुना भाग करेंगे, तो हमने बीच की लाइन खींच दी। अब हमें 20% मतलब 120, 30% मतलब 130, और क्या है? 720 रुपया।
तो हम पहले 720 रुपए को लिखे। 720 रुपए पे बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो बट्टे 120 लिखा। 720 रुपए पे बेचने पर 20% का लाभ, 20% मतलब 100 रुपए का माल 120 रुपए, इसलिए 120 नीचे। और चाहिए क्या? 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो गुना क्या होगा? 30 नहीं होगा, 30 के साथ जो 100 जोड़कर, मतलब 100 रुपए के माल को 130 रुपए पे बेचने पर क्या फायदा होगा? अब देखिए, शून्य के साथ जो है 720, 120 का शून्य काट दिया, फिर 12 छक 72 होता है तो 6 लिख दिया, 13 छक 78 होता है तो बराबर 780 हो गया। तो देखिए, यही इसका आंसर है जो एग्जाम में पूछा गया था। और कब आया था ये तो देख ही रहे हैं। तो आशा करता हूं कि सवाल को आप एकदम आसानी से, सहजतम तरीके से आपने सीखा होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है, एक वस्तु को 254 रुपए 38 पैसे में बेचने पर 10.6% का लाभ होता है। यदि यह 224 रुपए 25 पैसे के लिए ऐसा है, तो हानि लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो कहता है कि सीधी सी बात है कि 254 रुपए 38 पैसे, देखो ये देख के दिल में एक डर पैदा हो जाता है। इतना में बेचता है तो 10.6%, 10.6% का लाभ होता है। अब बोलता है 254 रुपए के जगह 224 रुपए 25 पैसे में बेचेगा तो हानि होगा या लाभ होगा, या प्रतिशत उसका बोलना है। ठीक है ना? तो हमने लिखा क्या? 10.6% का लाभ, मतलब 100 में 10.6 जोड़ दिया, 110.6। अब हम फिर आते हैं 110.6, नीचे लिखा 254.38 गुना। अब कितना निकालना है? 224 रुपए 25 पैसे का पूछा है, तो 224 रुपया 25 पैसा। आपको तो जोड़ घटाओ गुना भाग आता है, तो यहां पे हम खुद कर लेते हैं। चलिए, पहले हमने देखी इस दशमलव को हमने हटा दिया, 110.6 हटा दिया इस दशमलव को, और चूंकि हमने दशमलव को यहां से हटा दिया है तो यहां पे क्या लिखेंगे? 10 लिख देंगे, क्या कि दशमलव के बाद एक संख्या है। अब हम 254.38 और 224.38 का ये दोनों दशमलव खत्म कर देते हैं। अब जरा काट कूट शुरू करते हैं। तो देखिए, इसे जब काटा तो 2 से काटा, 2 से 110 मतलब 1106 को अगर 2 से भागा देंगे तो 553 आएगा। इधर 254.38 जो है इसे भागा देंगे तो ये 254 का आधा 127, 38 का आधा 19 हो गया। अब देखिए 553 का ये 10 से इसको जब काटेंगे, 5 दूनी 10 हुआ। यह 22425 को काटेंगे तो 4485 हुआ। अब देखिए 553 को जब 12,719 से भागा देंगे, ये आपको भाग देना होगा, मैंने दिया हुआ है, ये थोड़ा वक्त लगेगा, तो 23 आएगा। अब 23 को अगर आप 4,485 से काटेंगे तो फिर 195 आएगा। ठीक है ना? तो आपका जो है 195/2 बराबर 97.5 हुआ। अब देखिए 100 रुपए का आपको प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत में लिखा 97.5, तो ये नेचुरली 100 से जो है 97.5 घटाते हैं, क्योंकि 100 से कम है तो 2.5 यही जो है लॉस होता है। यहां पर एक चीज रह गया है जो मुझे करना था, ये 23 जो है कटा है, जो यहां पर दिखाया नहीं गया, एनिमेशन का पेन नहीं पहुंचा है, तो इसके लिए मैंने 23 को काट दिया। तो आशा करता हूं कि ये सवाल भी आपने समझा होगा, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि इस तरह के सवालों के लिए भाग देना, साहस करके आगे बढ़ना ये जरूरी है, क्योंकि इसका कोई भी आपका शॉर्टकट नहीं है। चाहे आपके नेट में लोग कितना भी दिखाएं, वो सब कोई कामयाब नहीं होता है।
तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोला है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और बट्टा 40% है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब है विक्रय सेल किया तो 900 रुपया मिला, दुकानदार 900 रुपये में बेचा है, मतलब उसके गल्ले में पैसा आया है, और हकीकत का दाम में 40% का बट्टा दिया। मतलब एमआरपी अगर 100 रुपया था, डिस्काउंट 40%, मतलब 40 रुपया घटाया, और बेचा कितना में? 60 रुपए में। यही मतलब है। तो देखिए 900 रुपया जब दुकानदार, 60 रुपया जब दुकानदार को मिलता है तो उस सामान के ऊपर कितना लिखा रहता है? 100 रुपया। अगर 900 रुपया में कोई चीज दुकानदार बेचता है, मतलब 900 रुपये गल्ले में आता है, तो उसकी जो एमआरपी होगी ज्यादा होगी, क्या उससे 40% डिस्काउंट देगा ना। तो इसे कैसे सजाएंगे? तो सीधी सी बात है, हम जब सजाएंगे तो हम पहले लाइन खींच दिया। अब देखो 900 रुपये में अगर उसके गल्ले में आया है तो हम जानते हैं कि अंकित मूल्य जो होगा वो ज्यादा होगा। क्या है कि 60 रुपया में जब उसने बेचा, कितना दाम लिखा था? 100 रुपया ज्यादा। तो देखो ये 40% डिस्काउंट का मतलब ये दो चीज है। अब इसमें सोच लेते हैं कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। चूंकि मेरे को 900 से ज्यादा अमाउंट मिलेगा, इसका मतलब क्या है? 100 ऊपर होगा 60 नीचे होगा। बस सिंपल सी बात है, बस इसको इस तर्क से आप जान लीजिए। तो हमने क्या लिखा? ऊपर 100 लिखा, नीचे 60 लिखा। अब हमें क्या है? 900 रुपए का निकालना है, तो गुने का चिन्ह दिया, 900 रुपया लिख दिया। ठीक है, हो गया, इतने में सवाल हो गया। अब आप सुन्ना से सुन्ना काट दीजिए। अब 6 से जो काटिए, 15 छक 90 और सुन्ना 150, 150 को 10 से गुना करेंगे तो 1500। तो सीधी बात है, जब वो वस्तु की दाम जो है वो 1500 रुपए एमआरपी लिखा होगा, जिसके ऊपर 40% डिस्काउंट देने से उसे 900 रुपया प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है और आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ये उस सवाल का ऑप्शन है, और देख के मतलब परीक्षा के सवाल का, और 1500 देखिए राइट आंसर है जो हमने यहां पर निकाला है। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आप काफी अच्छी तरह समझे होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब बोलता है एक दुकानदार ने 2600 रुपए अंकित मूल्य वाले टेबल फैन को 18% छूट पर खरीदा। दुकानदार कहीं से खरीद के लाता है सामान ना, तो जो उसने टेबल फैन खरीदा अपने दुकान से बेचने के लिए, उसमें 18% का छूट उसे मिला, और दाम कितना था? 2600 रुपये। उसने इसका अंकित मूल्य, जब पंखा जब दुकान पे लाया, उसका एमआरपी 2600 से बढ़ाकर 2800 कर दिया। ठीक है, और उसमें वो 15% की छूट दिया। तो पूछता है उसे कितना लाभ होगा। तो देखिए पहला जो है हम करते हैं, 2600 रुपये एमआरपी था, 18% डिस्काउंट था, तो हमने क्या किया? 18% अगर डिस्काउंट होगा तो 100 रुपए में 18 रुपया तो डिस्काउंट में काट देगा, तो कितना लेगा उसे? 82 रुपया। 18% छूट दे दिया। अब 100 से हम 18 घटाएंगे तो क्या होगा? 82। तो 100 रुपए के माल को 82 रुपए में लेगा। अब देखिए 2600 से अभी जो दाम दुकानदार से उस दुकानदार से लिया गया होगा, छूट से तो 2600 से कम ही मिलिया होगा ना। 2600 अधिकतम है, तो क्या होगा? 82 और 100 है, 100 कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो देखिए, और यहां पे क्या है? 2600 आ गया, नीचे 100 आ गया, ऊपर क्या है? 2600 आ जाएगा। अब 100 के 2 शून्य से आपका 2600 के 2 शून्य कट गया। अब 26 से 82 जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास 2132 होगा। तो कहने का मतलब है उस दुकानदार ने जो टेबल फैन खरीदा था उसे 2132 में खरीदा था। यह हमारा पहला कैलकुलेशन हुआ, जो इतना हमने किया। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं।
अब उसने बोला कि दुकानदार ने ग्राहक को बेचा, उस वक्त उसने एमआरपी को क्या कर दिया था, 2800 रुपए। अब 2800 रुपए में 15% डिस्काउंट देगा। 15% अगर डिस्काउंट देगा तो वो दुकानदार जो है उस पार्टी से कितना पैसा लेगा? तो 100 में से 15 घटा दिए तो 25 हो गया, 85 हो गया, और उसे हम गुना किए किससे? 2800 रुपए में। और चूंकि हम पहले भी बोल चुके हैं उससे कम पैसा मिलेगा तो 100 से हम भागा करेंगे, ऊपर 2800 लिखेंगे, इन दोनों शून्य से इन दोनों शून्य को काट देंगे। अब 28 को 85 से गुना करेंगे तो फिर कितना आएगा? 2380। ये है, ये कौन सी कहानी है? ये कहानी है कि दुकानदार जब खरीद के लाया था 2132 में पंखा। ये कहानी है जब दुकानदार ने ग्राहक को बेचा तो मुझे 2380 रुपए मिले, तो अपने जेब से उसने 2132 खर्च किए और बेचकर उसे 2380 रुपया फायदा हुआ। तो उसकी प्रॉफिट क्या हुई? तो 2380 में बेचा उसने, 2132 में खरीदा उसने, तो उसकी प्रॉफिट जो हुई 248 रुपया हुई, और यही इसका उत्तर हुआ। तो हम इस सवाल को 3 पार्ट में देखते हैं। पहले में वो कितने में खरीद के लाया, दूसरा है कि वो ग्राहक को कितने में बेचा, तीसरा है जितने में बेचा और जितने में खरीदा उसको घटाया तो प्रॉफिट निकला। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को आप एकदम अच्छी तरह समझ चुके होंगे। ये भी काफी आसान था, लेकिन चीजों को तरीके से समझना भी जरूरी था। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। यही इसका आंसर है। ये चूंकि सवाल पूछा गया था तो देखिए सवालों को मैं टाइप कर देता हूं और ऑप्शंस को ऐसे ही रख देता हूं कि सो दैट आपको समझ में आए। यही इसका उत्तर है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 7500 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 2 क्रमागत छूट, क्रमागत छूट मतलब एक बार डिस्काउंट दिया, फिर जो पैसा निकला फिर उस पर डिस्काउंट दिया, 2 क्रमागत छूट। पहली छूट 10% की दी, अंत में 5805 में बेचा गया। मतलब 7500 तो अंकित मूल्य था, चीज पे था, 2 क्रमागत छूट जिसमें एक छूट 10% था, दूसरा छूट बताया नहीं गया था, देने के बाद उसे 5805 रुपए में वो सामान उसने बेच दिया। तो पूछता है कि दूसरी छूट की कितने प्रतिशत की थी। तो चलिए हम कैसे शुरू करेंगे, लिखेंगे 7500, 10% डिस्काउंट देगा तो क्या होगा, उसे मिलेगा कितना, 6750। लेकिन वो 6750 में तो बेचा नहीं, उसने 5805 में बेचा। तो 5805 में बेचा तो कितना रुपया कम दिया, तो ये रुपया दिया 945 रुपया। दूसरी जो छूट उसने दिया था क्रमागत, उसमें जो परसेंटेज था वो बराबर था 945 रुपया। ये 945 रुपया डिस्काउंट किसके ऊपर दिया था, 6750 के ऊपर। इसका मतलब इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, 945 को ऊपर लिख दिया, 6750 को नीचे लिख दिया, गुना 100 कर दिया। इससे क्या है, प्रतिशत वैल्यू निकल जाती है। तो 6750 का एक शून्य जो है 100 के एक शून्य से काट दिया, फिर हमने 5 से काटा, 10 को 2 हुआ, 675 को काटा तो 135 हुआ। अब 135 को अगर हम ये ऐसे काटते हैं तो हमारा जो है, देखिए पहले हम जो काटे उसको 9 से काटा, 9 से काटा तो 135, 27 9 135 होता है, और 9 से 945 को काटा तो 189 होता है। अब 189 और 27 ये भी आपका भाग जाता है 9 से, तो 9 से हमने भाग दिया, 3 9 27 हुआ, 189 को किया तो 21 हुआ। अब 21 भी 3 से भाग जाता है तो हमने दिया तो 7 हुआ, 7 को 2 से गुणा किया तो 14% हुआ। इस तरह से उस व्यक्ति ने दूसरी जो छूट दी थी वो क्या था, 14% था, और यही इसका उत्तर है। अब देखिए यही यहां पर 14% है। तो देखें आपने केवल काटना पीटना सारा कुछ, केवल आप जोड़ घटाव गुणा भाग जानते हैं, और इसके आधार पर आप गणित अवश्य सीख सकते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं।
बोलता है 1800 रुपए में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में तिगुना है जो उसे 1350 में बेचकर प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो यहां पर एक इक्वेशन है, क्यों? एक बराबर की भावना दे रही है। 1800 रुपए में बेचकर मैंने सोचा कि बेचा कितना में होगा, x रुपए में, तो लाभ कितना कमाया था? 1800 में उसने बेचा था और खरीदा था x रुपए में। तो बेचने के भाव से खरीदने के भाव को घटाते हैं, वो लाभ होगा। ये लाभ जो बराबर था, यहां पे बोला है ना, उस लाभ की तुलना में जब 1350 में बेचता, मतलब 1350 में अगर बेचता और x में खरीदता, उस लाभ के 3 गुने के बराबर ये लाभ था, तो उसे 3 से गुना कर दिया। ये हमारी इक्वेशन सज गई, समीकरण। अब इसे हम करते हैं, तो हम सीधी सीधी 1800 माइनस x तो लिख दिया, और देखो ये दो समीकरण है ना, बराबर का चिन्ह है यहां पर। 1800 माइनस x ये एक समीकरण है, 3 गुने 1350 माइनस x ये दूसरा समीकरण है। अब 1800 माइनस x बराबर 3 को से 1350 को गुना किया, तो 3 पचे 15 का 5 हाथ मेरा 1, 13 तिया 39, 4050 माइनस 3x हुआ। अब देखो 3x को ट्रांसपोज करके इधर लेके आते हैं तो 3x माइनस x हो जाता है, और 4050 को इधर लेके जाते हैं तो प्लस से माइनस हो जाता है, तो 4050 माइनस जो है 1800 होता है। अब 3x से x घटाते हैं तो 2x होता है, 4050 से 1800 घटाते हैं तो 2250 होता है। x का मतलब है कि 2250 को हमें 2 से भाग देना है, ठीक है ना। और 2050 को 2 से भागा देते हैं तो 11 दूनी 22 और 25 दूनी 50, 1125 होता है। तो 1125 रुपया जो है उसकी कीमत होती है, ये खरीद भाव होती है। ये इस तरह से साबित हो जाता है, और ये भी बहुत आसान है, ये आप भी इस बात को मानेंगे। तो इस तरह से इस सवाल का जो जवाब है वो आपके सामने आ चुका है, ये है 1125 रुपया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक व्यापारी ने पेंसिल के 360 पैकेट को 15 रुपए 15 प्रति पैकेट की दर से खरीदा। 360 पैकेट को खरीदता है, दर क्या है? 15 रुपए प्रति पैकेट, ठीक है। उसने 60% पैकेट 18 प्रति पैकेट की दर से और शेष पैकेट 20 को प्रति पैकेट की दर से बेच दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? 360 पैकेट था, 15 रुपए प्रति पैकेट से खरीदा, तो मतलब 5400 रुपया सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस खरीद भाव हुआ। अब इसमें से बोलता है 60%, तो 60% का मतलब क्या होता है? 60/100। 360 का 60% मतलब 360 गुने 60/100। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया हमने, ठीक है ना, और हमने 36 को 6 से गुना कर दिया तो 216 हो गए। तो कहने का मतलब है कि 216 पीस उसने एक भाव से बेचे, वो बेचा था 18 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से, तो 216 पैकेट उसने बेचे 18 रुपए प्रति पैकेट से, और उसे सेल एसपी मतलब बिक्री मूल्य कितना मिला? 3888। ये 60% की कहानी हुई। तो शेष कितना बचा? शेष तो ये 360 मतलब 100% था, तो शेष बचा 40%। तो 360 गुना या नहीं तो 40% क्या, 216 से 360 घटा दिए तो 144 हो गया। तो 144 को उसने जो बेचा 20 रुपए के भाव से 2880 रुपए में, तो उसे कुल जो मिले 6768 रुपए, मतलब 3888 के साथ 2880 को जोड़ देते हैं तो 6768 हो जाता है। ये उसने बेचा टोटल सेल,
खरीदा कितना था 5,400, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ, तो 6,768 से हमने 5,400 को घटाया, तो फिर हमारा जो निकला वो था 1,368 रुपया। 1,368 कमाने के लिए, ध्यान देंगे, 1,368 कमाने के लिए उसे ये 360 पैकेट तो खरीदना पड़ा था ना 5,400 से। तो हम 1,368 को कमाने के लिए उसने कितना रुपया लगाया, बटे 5,400। ये भिन्न है, किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, गुना 100 करना पड़ता है। तो 100 के 2 शून्य से 54, 100 के 2 शून्य कट गए। अब मुझे को 54 को 1,368 से अगर भाग देते हैं तो हमारा 25.3 आंसर आएगा। तो इस तरह से आप देख लेते हैं, ये 25.3 आंसर हुआ। तो चलिए, आशा करता हूं कि ये सवाल भी आप एकदम सही तरीके से समझ गए होंगे। अब आज इतना ही। इन सवालों को तैयार करें और एक चीज का, इस सवाल में बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य मतलब क्या होता है, एमआरपी, एमआरपी पे 16% की छूट देता है। 16% का डिस्काउंट मतलब 100 रुपए में 16 रुपया, और उसे 1,638 रुपए में बेचता है। बेचता कितने में, 1,638 में। अगर उसने कोई छूट नहीं दिया होता, मतलब उस आदमी को डिस्काउंट नहीं दिया होता, तो उसका प्रॉफिट 30% हो जाता। तो बोलता है कि वो आदमी खरीदा कितना में था। अब देखो, यहां पे अगर हम करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, सिंपली हम पिछला सवाल भी किए हैं और इसको थोड़ा सा अलग करके करते हैं, और इसमें एक ट्रिक्स खेलेंगे। हम सवाल को एकदम बड़ा नहीं करेंगे। तो फिर हमें बोला क्या, 100 रुपए में 16% छूट का मतलब होता है 100 रुपए में वो 16 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, और 100 से 16 घटाइएगा तो 84 रुपीस होगा। ठीक है। तो फिर ये एकिक नियम से होता है। तो इसको हम कैसे करते हैं, अगर इसका क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य बराबर, हम बराबर क्या बोले हैं, 100%। याद है ना, पिछले सवालों में हम करते हुए आ रहे हैं। तो 100% होता है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले देखो 1,638 रुपए लिया है और 84 से भागा देते हैं। क्यों, 16 रुपया अगर वो नहीं लिया होगा तो उसे कितना मिला होगा, 84 रुपए। इसलिए हमने 84 रुपए से इसको भाग दे दिया। लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना है ना, 100% क्रय मूल्य होता है, तो हमें प्रतिशत में नहीं, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। तो इसे हमने फिर क्या है, 100 से गुना कर दिया। अब चलिए काटते हैं। तो काटते हैं तो सीधी बात है, ये 4 है, 8 है, 2 से तो जरूर कटेगा। ठीक है, काट देते हैं। तो देखो, ये 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये 42 हो गया। 2 से काटते हैं, ये 8 दूनी 16, और ये 38 है, तो 19 दूनी 38, 819 हो गया। अब देखिए, हमें इसे जो काटना है 42 है। हम ये देख रहे हैं, हमें तो ये दिख रहा है कि देखो 7 एक कम 7, 11, हाँ हमें दिख रहा है ये 7 से कटेगा, 7 छक 42। इसे काटते हैं, 7 एक कम 7, तो 11 हो गया। 7 एक कम 7, 11 से 7 घटाया तो 4, 49 हो गया। 7 सते 49 हो गया, 117 हो गया। अब देखो, ये 7 एक 8 एक 9, अगर अंकों को जोड़ते हैं तो 9 होता है। 9 आपका 3 से कटता है, इसलिए 3 से दोनों कटेगा। 3 दूनी 6, और 117 को जब हमने काटा 3 से, क्या हुआ, 3 तिहाई 9, 2 बज गया 27, 3 नवा 27। ठीक है, और इस 2 को हमने 100 से काट दिया तो 50 हो गया। तो बराबर कितना हुआ, बराबर जो हमारा हुआ, हम 5 से जब गुना करते हैं 39 को, देखो शून्य का शून्य बैठ गया, 5 नवा 45 का 5 हाथ में रहा 4, 5 तिया 15, 4 19, ये 1950 रुपए आए। ठीक है ना। अब ये 1950 रुपए क्या है, 1950 रुपए में वो बेचा होता। अब मुझे को बेचने के बाद क्या होता, अगर वो छूट नहीं देता तो हमने क्या निकाला, वो 1950 रुपए में बेचता, अगर छूट नहीं देता तो। और ऐसे हालत में
30% की लाभ होती। अब यही में से कोई है, 30% को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है 0.3 लिख सकते हैं, या 30% को हम चलो हम ऐसे लिखते हैं, 30/100 लिखते हैं। अब देखो इसमें अगर हम करते हैं तो इस 1400 को मानते हैं तो 14 ये सुनना कट जाएगा, फटाफट करके हम सोचते हैं, तो ये 14×42 मतलब ये 420 रुपया होगा। अब 420 रुपया होगा, ठीक है, तो 420 रुपये, ये सॉरी ये 130% करना था मुझे, ठीक है ना। तो यह 30% अगर 420 रुपया 1400 रुपये में जोड़ते हैं, 30% बराबर क्या होगा, 420 रुपया। 420 को 1400 रुपये में जोड़ेंगे तो 1820 होगा। बेचाता है तो 1950 में, ये नहीं होगा। 1450 को अगर हम इससे गुणा करते हैं तो भी देखो 14×42 3×5=15 मतलब 435 रुपया होगा। 435 रुपये के साथ 1400 ऐसे ही है, होता है ना, तो ये नहीं होगा। 1400 400 क्या हुआ, 1885 रुपया बेचा है, 1950 ये नहीं है। 1425 ये भी नहीं होगा। 1500 में हम 30% जोड़ते हैं, 1500 का 15×45 होता है, 450 रुपया हुआ। अब 450 रुपये को अगर मैं 1500 रुपये के साथ जोड़ देता हूं तो देखो ये 1950 रुपया हुआ। मतलब 1500 रुपया उसका खरीद भाव था, जिसके ऊपर 30% उसने लगाया तो 450 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ, तो उससे वो 1950 में बेचा। तो इस तरह से मेरे को जो है क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। तो देखिए ये ऑप्शन मेथड सुनने में और आपको समझाने में ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा आसान रहता है। इस सवाल को पढ़ें। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब सेल्स प्राइस, मतलब बेचने का दाम में 164 रुपए की वृद्धि होती है, मतलब जितना दाम था उससे 164 रुपया बढ़ा दिया, तो 12% की हानि 8% के लाभ में बदल जाती है। मतलब सीधा है, देखो 12% की हानि को कवर कर लेता है, ठीक है ना, फिर 8.5% का लाभ भी ले लेता है। और तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, किसी चीज का क्रय मूल्य क्या होता है, अब जानते हैं? नहीं जानते हैं तो याद कीजिए, 100%। किसी चीज का क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। अब देखिए 12% की हानि और 8.5% का लाभ, टोटल कितना परसेंटेज है? तो हम 12 लिखा, दशमलव का जोड़ तो हमें आता नहीं है, चलिए हम यही सीख लेते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, दशमलव यहां पर था, यहां पे कोई दशमलव नहीं था, तो दशमलव को जो इस आखिरी की इधर रखा, 8 को इधर रखा, अब हमने जोड़ दिया, तो देखो हमने क्या किया, 20.5 लिखा, 12 और 8 20 ऐसे जोड़ दिए, दशमलव को उतार दिए, 5 लिख दिए। देखिए ये दशमलव का जोड़ बार बार आएगा तो ऐसे ही दशमलव सीख लेंगे। आप ये चिंता ना करो, काहे कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 12 लिखे, पोजीशन देखिए, ऊपर दशमलव नहीं था तो दशमलव को ऐसे हटाकर रखा कि यहां पर ये आ जाए, ये 20.5 हो गया ना। अब क्या बोलता है, अब बोलता है मेरे को क्रय मूल्य निकालिए। ये क्या है, ये देखो 20.5% क्या है, मुझे प्रतिशत में निकला है, ठीक है, ये 20% मेरे को निकला है, और ये बराबर क्या है, 164 रुपया है, ये बराबर 164 रुपया, ठीक है। तो फिर हमें निकालना है क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का बराबर क्या होता है, 100%। ये हमने अभी आपको बताया है, क्रय मूल्य बराबर होता है 100%। तो हमें 20.5% बराबर जो है, हमें 164 रुपया मिला। तो 1% क्या होगा, 164/20.5, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, 164/20.5
देखो पॉइंट नहीं है, अब पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, तो इसके लिए 10 गिरा। अगर मतलब है कि कोई बटे में आता है, बटे तो समझते ही हो, बटे में ये आया था 20.5 था, पॉइंट को हटा दिया, 10 यहां पर डाल दिया, ठीक है ना। और हमें 100% निकालना है, तो इसलिए हमने 100 से गुना कर दिया। अब देखो इसको काटते हैं। काटने का मतलब है कि अगर संख्या के किसी संख्या के आखिरी अंक 0 हो या 5 हो, वो 5 से जरूर कटेगा। तो चलिए इसको काटते हैं। 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है ना। इसको काटते हैं। 5 चौके 20, 5 एकम 5। अब देखिए 164 को हमें 41 से भाग जाता है कि नहीं, एक बार फटाफट मार के देख लेते हैं। 164 था, ठीक है ना, और इधर हम 41 मारते हैं, तो देखते हैं कि 4 चौके 16, 4 एकम 4, मतलब ये 4 बार जाएगा। कैसे हम देखा, ये 16 है, ये 4 है, इसलिए 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 होगा, तब 4 से गुना करके देख रहे हैं, तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो है ये आपका 41 जो है 164 को काट देगा, ये 4 होगा। अच्छा, ये क्या हम निकाल रहे हैं, ये हम 100% बराबर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 को 100 से गुना किया तो 800 हो गया। तो इस तरह से 800 रुपया जो है इसका क्रय मूल्य निकल गया। देखिए थोड़ा सा अगर आप ये सब दशमलव आ गया, थोड़ा झिझकिए नहीं, इसको खाली 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिए, दिमाग में बैठ जाएगा, दशमलव का जोड़ भी सीख लेंगे। अभी अब कितने दिनों में है, अब ऐसे करके ही सीखना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के 3 से 4 सवाल आपको मिलने वाले हैं इस साल, ठीक है ना। इस सवाल में बोला गया है, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया। अंकित किया मतलब समझ लो कि सामान को खरीद के लाया हुआ था, उसके ऊपर जो लिखते हैं ना, एमआरपी लिखते हैं, तो उसने एमआरपी लिखा कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। मतलब जितने में खरीदा था उससे ज्यादा 28 रुपया। अगर 100 रुपये में खरीदा था तो कितना लिखा होगा, 128 रुपया। इस अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, छूट देकर बेचा होता है, तो फिर उसका वास्तविक लाभ कितना हुआ। मतलब 128 रुपये में जब खरीद के लाया, उसमें वो 15% का छूट देता है, ठीक है ना। तो बोलता है कि उससे जो है उसका वास्तविक लाभ कितना हुआ है। अब तो हमें तो जोड़ घटाव गुना भाग ही आता है उसी पे, लेकिन हमने एक बात पिछले सवाल में सीखा है कि क्रय मूल्य बराबर 100% होता है। तो 28% लाभ बराबर 100% क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, प्लस 28% लाभ जोड़ा, ठीक है ना। तो ये बराबर क्या हो गया, 128%। बोलता है 15% की छूट देगा। अब 100 रुपए में 15 रुपए का 15% का छूट, मतलब 100 रुपए में 15 रुपया वो छोड़ देगा, नहीं लेगा, डिस्काउंट देगा। तो पब्लिक से कितना लेगा, 85 रुपया। यहां पर जो है छूट देने के बाद इसे जब हम लिखते हैं तो देखो दशमलव में लिख डालते हैं। देखो कैसे लिखा, 0.85। अब मेरे को दशमलव का एक गुना करना है और मेरे को जवाब निकल जाएगा, बस इतना ही करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो 128 लिखा और 85 लिखा। गुना तो हमें करना आता है, पहले हम सिंपली गुना शुरू करते हैं। 5 अठे 40 का 0, ठीक है ना, हाथ में रहा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4, हाथ में रहा 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो 640 हो गए। अब देखिए 8 अठा 64 का 4, हाथ में रहा 6, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2, ठीक है ना, हाथ में रहा 2, 8 एकम 8 और 2 10। तो देखो ये 128 को हमने 85 से गुना किया, आपको भी करना आता है। अब हम जोड़ देते हैं सबको, तो देखो ये क्या हुआ, 10,880 हो गया। अब देखो दशमलव का गुना किए थे ना, तो बड़ा सिंपल है यार। दशमलव के बाद कितना संख्या था, देखो दशमलव के बाद यहां पर जो केवल 2 शून्य था, है ना, 2 संख्या था, ये एक संख्या है, दशमलव के बाद ये दूसरी संख्या है, यही था ना। तो हमने यही 2 संख्या को छोड़ के, ठीक है, हमने देखो दशमलव मार दिया। तो हमने क्या किया, 108.80,
इसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं 108.80। मतलब जब वो 128 रुपए में छूट दे दिया 15% का, ठीक है ना, तो फिर उसे 108.80% का पेमेंट मिला। और क्रय मूल्य क्या है? हम जानते हैं कि क्रय मूल्य बराबर 100% होता है, तो खरीद भाव को हमने घटा दिया, तो कितना निकला? 8.80%। अब एक बात खाली जान लो कि किसी भी दशमलव की संख्या कोई लिखी हुई है, उसकी आखिरी संख्या, जैसे 8.80 की आखिरी संख्या क्या है? 0 है। तो किसी भी दशमलव में लिखी हुई संख्या का आखिरी संख्या अगर 0 है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है, काट दियो। तो फिर आपका प्रॉफिट जो है 8.8% आ गया। देखिए, इसमें केवल आपने सवाल ही नहीं सीखा, आपने दशमलव का गुना भी सीख लिया। तो इस तरह से हम करते हुए जाएंगे, हमें यह सोच नहीं होगा कि हमें क्या नहीं आता है। हमें जितना ही आता है उतना ही सफिशिएंट है। हम अपने सपने को जरूर पूरा करेंगे। इस सवाल को देखें। एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है, मतलब बेच क्या रहा है? दो आइटम है, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपए है। मतलब दोनों आइटम को, प्रत्येक आइटम को, मतलब हर आइटम को 9,180 में बेचता है। तो दो आइटम को, ठीक है, 9,000 करके 18,000, 18 दूनी 36, मतलब 18,360 रुपए में बेचता है। उसे एक वस्तु 8% लाभ पर होता है और दूसरे वस्तु को बेचता है तो 15% की हानि होती है। देखिए, बेचता एक ही रेट में 9,180 में, तो मतलब है कि अगर 9,180 में बेचने पर एगो में लाभ होता है तो उसका खरीद दाम कम था, तभी तो लाभ हुआ। अब दूसरे को जब बेचता है 9,180 में, 15% का लॉस हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो बेचता है उससे कहीं ज्यादा दाम पे वो खरीदा था, तभी तो लॉस हुआ। तो बोलता है उसका कुल लाभ या हानि कितना है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो पहले हमें देखो 8% लाभ। तो 8% लाभ का बड़ा मतलब क्या होता है, इसे जरा समझें और इसे दिमाग में रख लें। 8% लाभ है और 8% लाभ पर 9,180 में बेचा है, तो खरीदा कितना में होगा? तो यहां क्या कर रहे हैं, एक चीज को देखें। 8% मतलब 100 रुपए में 8 रुपया फायदा किया है, तो 100 रुपए का माल 108 में खरीदा। 100 रुपया ऊपर लिखा है, 108 नीचे। क्यों ऐसा किया? हमें खरीद भाव निकालना है, ठीक है, हमें खरीद भाव निकालना है। क्योंकि 108 में जब बेचा था वो खरीदा था 100 में। अब मेरे को इसको गुना करना है। किससे गुना करना है? 9,180 से। क्यों गुना कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से मुझे खरीदा कितना में था ये पता चल जाएगा। समझ गए? तो ये पहली चीज समझ गए। अब तो आपको काटना भी नहीं आता होगा, मान लेता हूं, आपको नहीं तो दूसरे को, मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, देखो ये चूंकि सम संख्या है, 8 है, 2 से कटेगा। यहां सुनना है 80 है, ये भी 2 से कटेगा। इतना तो भाग का पता ही है। हमें देखना है कि 4 से भी कटेगा कि नहीं। कैसे 4 से काटेंगे? थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहां विभाजक का नियम हम जान लेते हैं कि आखिरी अंक, ये 108 का आखिरी अंक 8 है और सामने शून्य है। आखिरी दो अंक अगर 4 से कटता है, आखिरी दो अंक अगर 4 से कटता है तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो आखिरी दो अंक क्या है? 08 है, तो ये 4 से कटेगा। और इधर भी देखो 80 है, 80 तो 4 20 चौके 80 होता ही है। तो मतलब ये दोनों 4 से कट जाएगा। चलो हम काटते हैं। अब 108 को काटा। अब देखो क्या करेंगे, पहले 10 है, मन ही मन भाग दे रहे हैं। तो क्या करते हैं, 4 दूनी 8। तो देखो 8 हुआ तो क्या है, 2 बचा, 2 बचा तो ये क्या हुआ, 28 हुआ। 4 सत्ते 28, ठीक है। इसी तरह हम 9,180 को अब 4 से भागा दे रहे हैं। ध्यान से देखें, 9 है तो हमने 4 दूनी 8 अगर हम करते हैं, 1 बच जाता है।
तो 11 हो जाता है। फिर हम 4 दूनी 8 करते हैं, ठीक है ना, तो 3 बचता है, 38 होता है। फिर 4 नवा 36 करते हैं तो 2 बच जाता है, 38 से 36 घटाएंगे 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 4 पचे 20। देखिए ये काटना जो है, मैं एक एक काट के तोड़ रहा हूं, आपको भी जो है ना, जिनको काटना नहीं आता, इसको देख के समस्या होता है, उन्हें कॉपी पे लिख के, जैसे मैंने बोला, खुद से करने की कोशिश करना होगा, तभी आप ये सारी चीज सीखेंगे। तो मतलब बेसिक भी सीख रहे हैं, गणित भी सीख रहे हैं, और परीक्षा के पहले ऐसे ही तैयारी होना चाहिए जिनकी गणित कमजोर है। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए ये 27 है, ये 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। पहले हम 7 और 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 9। तो हम जानते हैं ऐसे भी 9 होते हैं, 27। ये विभाजकता का नियम। अब हम इसको जोड़ते हैं, 5 और 9 14, 14 दू 16, 16 दू 18। 18 को अगर हम 9 से भागा देंगे तो 9 दूनी 18 होता है, मतलब ये संख्या भी 9 से कटेगा। तो चलिए काटते हैं, पहले 27 को काटते हैं, तो 9 या 27, 3 लिख दिया यहां पर। अब देखिए 2295 है, इसे काट रहे हैं, तो देखो हमने काट दिया, तो हमने क्या किया, 9 दूनी 18, ठीक है, तो 9 दूनी 18, तो 18 हुआ तो 4 बच गया, 22 से 18 घटाएंगे 4, 4 हुआ तो ये 49 हो गया, 4 और 9 49 हो गया, तो 5 9 45, 49 से 45 घटाएंगे तो 9 से 5 घटाएंगे 4 हो जाएगा, तो फिर 45 हो गया, 9 पचे 45, मतलब 255 हो गया। अब जरा देखते हैं ये क्या कटेगा। अब इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 और 2 12। 12 देखो 3 से कटता है, 3 चौके 12, तो मतलब ये 3 से 255 कट जाएगा। तो देखो जिनको काटने पीटने की प्रॉब्लम होती है, ध्यान से दीजिए, काटना पीटना भी सीख रहे हैं, साथ में गणित भी सीख रहे हैं। तो फिर हम 3 से काटते हैं, 255 को काटते हैं, तो देखो 3 अट्ठे 24, 8 बार गया, 1 बच गया, 3 पचे 15, ये 85 हो गया। अब देखो 85 यहां पर है, 100 यहां पर है, 100 से किसी संख्या में को गुणा करते हैं तो उसके पीछे 2 शून्य चिपका देते हैं, तो बराबर ये क्या हुआ, 85 हो। मतलब 8% लाभ वाले वस्तु को उसने बेचा था 9180 में, खरीदा था 8500 में। एक वस्तु का पता चल गया। अब दूसरा है 15% की हानि में बेचा है, चलो उसको भी पता करते हैं। तो हम लिखते हैं 15% की हानि। देखो यहां पर जब प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, हमने 8 रुपया जोड़ दिया था। घाटा होगा तो मतलब क्या है, 100 रुपए के माल को 85 रुपए में, ये 85 कहां से आया, 100 से हमने 15 घटा दिया तो क्या हुआ, 85 हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ये 100 रुपया में उसने खरीदा, अब बेचा कितना में है, 85 रुपए में। 100 को ऊपर क्यों रख रहे हैं, देखो यहां भी रखा है, क्योंकि मुझे क्रय मूल्य खरीदा कितना में है वो पता करना है। लाभ या नुकसान नीचे आ जाता है, देखो यहां पर लाभ नीचे आ गया है, यहां नुकसान नीचे आ गया है। ध्यान में समझ में आ गया। गुना तो उसी से करेंगे, 9180 से करेंगे। अब देखो ये 85 का आखिरी संख्या 5 है, यहां देखो आखिरी संख्या 0 है, तो कोई भी संख्या हो उसकी आखिरी अंक 5 या 0 हो तो वो जरूर 5 से कटेगा। तो 85 तो 17 पचे 85 होता है, तो पहाड़ा में ही है। और ये देखो इसको हम काट रहे हैं, इसको हम काट रहे हैं, तो क्या होता है, देखो 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5, ठीक है ना, तो 4 हुआ 41, 5 अठे 40, 1 हुआ 18, 5 तिया 15, तो 15 हुआ तो 3 बच गया, 30 हुआ, 5 36। अब देखो 17 से 1836 को काटना है, ठीक है। अब देखो 17 से ना 3 से कटेगा ना 4 से कटेगा, लेकिन देखो जैसे ही मुझे यहां पे पूर्ण संख्या दिख रही है तो मुझे समझ में आ जाता है 17 से ये जरूर कटेगा। तो चलो हम 17 से डायरेक्ट कोशिश करते हैं, क्योंकि कटेगा तभी, ये पूर्ण संख्या है। अगर दशमलव में आता तो यहां पे दशमलव आता, पैसे वाला हिसाब आता, ठीक है ना, यहां से हम कॉन्फिडेंट हो गए। तो देखो हम 17 से 18 में देते हैं, 17 एकम 17, एक बार गया, 18 से 17 घटाए तो कितना बचा, 1 बचा, 1 और 3 क्या हुआ, 13 हो गया। अब 17 बड़ी है 13 छोटी है, ध्यान दीजिएगा, 17 बड़ी है 13 छोटी है, इसके लिए 0 हमने बैठाया, ठीक है।
अब देखो 13 है, फिर 6 उतरा, अब 136 हो गया, 136 हो गया, और 17 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 17 ठीक 136 हो जाता है। इस तरह से जो है आपका जो है ये हो गया, क्या कहते हैं, 17 से ये कट गया, और 108 को जब हम 100 से गुना करते हैं तो 10,800 है। तो ये क्या बताता है कि दूसरा जो आइटम है बेचा था तो 9,180 में, लेकिन खरीदा था उससे ज्यादा में 10,800 में। तो देखो अभी एक बार फिर देख लेते हैं इन दोनों को कितना में उसने खरीदा था, तो दोनों को जोड़ते हैं 19,300 में। तो ये क्या है, 19,300 में खरीदता है और बेचता है कितना, 9,180 करके, दो आइटम को 18,360। तो देखो बेचता है 18,360 में, खरीदता है 19,300 में, ज्यादा में खरीदता है कम में बेचता है, तो फिर क्या होगा, लॉस ही होगा ना। तो फिर हम 19 कितना लॉस होता है, हमें कुल लाभ या हानि बताइए। तो 19,300 से हम 18,360 लेस करते हैं तो 940 होता है, यही 940 रुपया जो हानि होता है। तो आशा करता हूं यह सवाल एकदम, देखिए हर छोटे से छोटे चीजों को, हर बेसिक को बताते हुए किया गया है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं, जो भी हैं, उन्हें शेयर कीजिए, जिनकी गणित कमजोर है, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सवाल को जरा ध्यान से पढ़ें। किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% के छूट के बराबर है। मतलब दो वस्तु है, एक वस्तु पे अगर 20% डिस्काउंट देते हैं, उससे जितना रुपया बनता है, दूसरा जो वस्तु है, दूसरा जो आइटम है, उसके ऊपर 25% जो डिस्काउंट देते हैं, वो उतना ही होता है। अब देखिए इसको जो हम सीधे सीधे करेंगे और हम ऑप्शन से करेंगे। अब ऑप्शन से जब हम करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें गणित करने की जरूरत ही नहीं होती है, और डिस्काउंट जो है बाजार में कोई भी जाता है, डिस्काउंट आपको जब देता है तो आपको भी कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। तो चलिए उसी तरह से हम करेंगे। 50 रुपए का 20% का डिस्काउंट है, ठीक है ना। 50 रुपए का अगर मैं बोलूं कि 10% का डिस्काउंट कितना होगा, 5 रुपया होगा। 20% का डिस्काउंट क्या होगा, तो 10 रुपया होगा, ठीक है ना। तो मतलब है कि देखिए 5 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 10 होगा। तो यही समझ में आ गया। तो 50 रुपए का 20% का डिस्काउंट कितना हुआ, चलिए लिख डालते हैं यहां पर, 10 रुपया हुआ, ठीक है। अब बोलता है 60 रुपए पर 25% का डिस्काउंट है। अब 25% मतलब एक चौथाई, 25% मतलब एक चौथाई। तो 60 को 4 से भागा दे दीजिए, 15 चौके 60। तो पहले वस्तु में देखिए 50 रुपया में डिस्काउंट मिला कितना, 10 रुपया, और 60 रुपए में डिस्काउंट कितना मिला, 15 रुपया। यहां बोला है कि दोनों बराबर होना है, तो मतलब ये तो है नहीं, ये खत्म कर दीजिए, हटाइए। अब दूसरा देखने को चलते हैं, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला है 40 रुपया 50 रुपया। 40 रुपए का 20% कितना होगा, 4 को 2 से गुना कर दिया, 8 रुपया। अच्छा, अब 25% मतलब एक चौथाई, मतलब 50 को 4 से भाग देंगे, मन्ने मन्ने कीजिए, तो 12 चौके 48 होता है, 4 से भाग दे रहे हैं ना, 12 चौके 48, ठीक है ना। तो 12 हो गया ना। हम पॉइंट करके, ये 0.5 होगा, लेकिन हम इसको नहीं, हम लिखते हैं, लेकिन आप खाली 12 ही कर दिए, तो ये 8 रुपया है, ये 12 रुपया हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम तीसरे को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन हमने देख लिया, ये नहीं हुआ है। ये ऑप्शन भी देख लिया हमने, ये भी नहीं हुआ है। अब इस तीसरे ऑप्शन को उठाते हैं, चलिए। अब तीसरा ऑप्शन है 50 रुपया और 40 रुपया। अब 50 रुपये का 20%, 5 को 2 से गुना किया तो 5 दूनी 10। और देखिए 40 रुपये का 25%, तो 25% बराबर 1/4। 40 को 4 से अगर भाग देते हैं तो क्या होगा, 10 चौके 40,
40, मतलब ये भी 10 होगा। तो मतलब देखिए, अब देखिए ये दोनों डिस्काउंट, जो इधर भी डिस्काउंट 10 रुपया हो गया, ये भी डिस्काउंट 10 रुपया हुआ। यही तो हमें पूछा था ना कि बराबर है बोलो, तो मतलब ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नीचे वाले को भी एक बार देख लेते हैं। 60 रुपया और 50 रुपया है, तो 60 रुपये का 20% क्या होगा? 6 दूनी 12 रुपया होगा। ठीक है, और देखिए 50 रुपए का तो पहले निकलवे किए हैं, 25% 12.5 रुपया होता है। ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये भी बराबर नहीं हुआ। तो आंसर क्या है? यही आंसर जो है आपका सही हो गया। तो देखिए ये सारे जो है ना, इन सवालों को आपको अपने पास रखना है, और इसके लिए लिंक भी दिया जा रहा है, जिस लिंक से आप ये सवाल बना के, जिस पे बार बार प्रैक्टिस करना है। ये टाइप्स ऑफ सवाल है। अगर टाइप्स ऑफ सवाल आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो फिर गणित के एग्जाम में आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो टाइप्स काफी जरूरी है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखें। बोलता है कि 2/3 खिलौने 35% के लाभ पर और शेष खिलौने 10% की हानि पर बेचता है। तो मतलब जितने खिलौने हैं, 2/3 मतलब 2/3, वो क्या है? 35% लाभ पर बेचता है। शेष खिलौने, अब देखो 2/3 है, शेष कैसे निकालेंगे? खाली आप ये जो है ना डिनोमिनेटर जो है ना, इस 3 से 2 को घटा दीजिए तो क्या होगा? 1, तो 1/3 हो जाएगा। तो आपने निकाल लिया 2/3 है, इसका शेष कैसे बचेगा निकालना है, तो 3 से 2 घटाया तो 1 हुआ, नीचे 3 लिख दिया, हो गया। अब बोलता क्या है कि अब देखो नीचे 3 है ना, हम पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि 300 खिलौने थे। 30 भी मान सकता था, 30 लाख भी मान सकता था, लेकिन 300 मानिए। इस तरह के सवाल को करने के लिए छोटा सा ट्रिक्स अपना लीजिए। अब 300 खिलौने हैं, 300 खिलौने में उसने 2/3 गुने 300, इतना खिलौने क्या है? 35% लाभ पर बेचा है। पहले क्लास में मैंने आपको बताया था 35% को कैसे लिखा जाता है? 35/100, और लाभ हुआ है इसके लिए हमने प्लस लिख दिया। तो अब फटाफट चलिए काट देते हैं। 100 के 2 शून्य से जो है 300 के 2 शून्य को काट दिया, इस 3 को इस 3 से काट दिया, 35 को 2 से गुना कर दिया तो बराबर 70 हो गया। तो 70 रुपए का फायदा हुआ। अब शेष खिलौना, ये 1/3 खिलौना जो है, 1/3 कितने का है? 300 का है, और ये कितना था? 10% हानि पे बिका था, -10/100, 10% 100 में कर दिया। अब फिर 100 का 2 शून्य, 300 के 2 शून्य से काटा 3 का, ये इस 3 के इससे काटा तो -10 हो गया। अब देखिए 2/3 300 खिलौना का प्रॉफिट हुआ था 70 रुपया, और 300 खिलौना का 1/3 से हानि हुआ तो 10 रुपया। तो टोटल क्या हुआ? 70 में से 10 घटा है तो 60 हुआ ना जी। हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, तो 70 रुपया एक बेच के फायदा हुआ, 10 रुपया घाटा हुआ, तो 70 से 10 घटाया कितना हुआ? 60 रुपया। कितने पे हुआ? 300 पे हुआ, बटे 300। और प्रतिशत, ये 60% को जब हम प्रतिशत लाभ में निकाल रहे हैं तो गुना 100 होता है। क्या है कि ये भिन्न है, भिन्न को 100 से गुना कर दिया। अब देखिए 300 के 2 शून्य को 100 के 2 शून्य से काट दिया, और 3 को जो है 60 से काटा, 20 60, तो 20 हो गया। इस तरह से देखिए 20% जो है ये अल्टीमेट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यह सवाल एकदम सही रूप से आप लोग अवश्य समझ गए होंगे। इस सवाल को जरा गौर से पढ़ें। एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता, याद आ रहा है ना, इस तरह के सवाल पहले क्लास में हमने किया था। यदि इसने उसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ प्राप्त होता है? अब बोलता क्या है? 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है ना। तो देखो यहां
पहले वाले में था क्रय मूल्य निकालना है, इस उस सवाल में इसमें बोला है कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हमने पहले वहां पर भी क्या था, हमने बोला था कि 4% हानि से 8% का लाभ, मतलब 8 और 4 को जोड़ दिए 12% हुआ। 12% पाने के लिए 120 रुपये ज्यादा लगा, तो 12% बराबर 120। तो 1% बराबर क्या होगा, 120 को हम 12 से भाग दे देंगे, तो 12 से अगर हम 120 को काटेंगे तो बराबर क्या होगा, 12 10 120, तो 1% बराबर 10 रुपया, ये हमको पता चल गया। अब बोलता है कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो हमने क्या बोला था, किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। तो देखो 100% क्रय मूल्य है और 11% लाभ चाहिए, जोड़ दिया। काहे कि आप कभी किसी चीज का जैसे 5 रुपया लाभ है तो बेचिएगा 5 रुपया थोड़े। अब जैसे 5 रुपए में 5 रुपया लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको 10 रुपए में बेचना होगा, क्या कि मूलधन 5 रुपया है, अब प्रॉफिट 5 है। तो इसी तरह 100% क्रय मूल्य है और 11% लाभ है, तो बराबर कितना हुआ, 111%। अब 1% का दाम कितना है, 10 रुपया, तो 111% गुना 10 कर दिया, तो बराबर क्या हुआ, 1110 रुपया। बस देखिए यहीं पर उत्तर है 1110 रुपया। आशा करता हूं इस सवाल को आप एकदम सही तरीके से समझ चुके होंगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। इस सवाल में बोला गया है 7,500 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 2 क्रमागत छूट लगती है। पहली छूट 10% की होती है, जिस और अंतिम छूट देने के अंत में इसे 5,805 में बेचा गया। तो पहली छूट तो 10% का दिया गया, दूसरा छूट नहीं बताया गया है, लेकिन दूसरा छूट देने के बाद वह सामान 5,805 में ग्राहक को मिलता है। तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत की थी, देखिए ये भी शिफ्ट 2 ही है 16/11 का। 16/11 में हर साल जो है आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो सोच लीजिए जो ये है कितना जरूरी है। तो चलिए, मैंने पहले 7,500 रुपया उसकी कीमत थी। पहला बोला कि 10% का छूट दिया है, 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट मतलब क्या होता है, एक शून्य हटा दीजिएगा तो क्या होगा, 750, ये आपको पता ही है, पहले बता चुके हैं। तो 7,500 से 750 अगर लेस कर दी तो कितना हो गया, आपको 6,750 हो गया। लेकिन बोला क्या गया है, अल्टीमेटली 5,805 में बेचा गया है ये राशि। 10% छूट देने के बाद 6,750 आया। तो यहां से दूसरा छूट मिला था, तभी तो 5,805 में बिका। तो वो छूट कितने रुपए का था, तो घटा देते हैं। जब घटा देते हैं तो ये मिलता है 945 रुपया। ये 945 रुपया छूट किस पे मिला होगा, 6,705 के ऊपर लगा हो ना। तो हम इसको पकड़ लेते हैं 6, ठीक है ना। 6,705 को 6,000 पकड़ ले, हम 7 भी पकड़ सकते थे, ठीक है ना। तो अब देखिए 945 रुपए की हमें छूट मिली है और यहां प्रतिशत है, इसी में से तो कोई होगा। यहां हमको पता है कि 14 यहां पे दिखा हुआ है, लेकिन हमें यहां से अब टेस्ट करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 16 छक 96, ये 6 है ना, 16 छक 96, तो मतलब ही तो हो ही नहीं सकता है। हमको 945 था, वो 96 मतलब 96 है, ये 94 है, तो मतलब ही तो होगा ही नहीं। देखिए ये सिंपल तरीका है, ऐसे कुछ सवाल कर लेंगे तो यहां से बड़ा शॉर्टकट में निकल जाएंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब देखिए 15 छक 90, 15 छक 90, लेकिन 15 7 105 का 5 हाथ में रहा 10, 15 छक 90 और 10 100 हो जाता है, यहां 9 9 है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखिए 14 छक 84 होता है, ठीक है ना, 14 छक 84 होता है, तो इसको होने की संभावना है। अब 12 से देखते हैं, 12 छक 72 है, तो 945 नहीं हो पाता है। हम तो बिना गुना की हमको समझ में आ गया कि 14% है। आप अगर गुना कर लीजिए तो वही होगा।
चलिए हम करते हैं। प्रतिशत मतलब 2 शून्य गायब हो जाएगा, तो 14 पचे 70, शून्य 14 पचे 70 का शून्य, ये दोनों शून्य गायब। अब हमारे पास 14 पचे 70 का शून्य, ठीक है ना, और हमारे पास कितना हुआ 7 अभी हमारे पास है, ठीक है। अब जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 945 रुपया मिलेगा। और अगर आप 6750 से 945 रुपया घटाएंगे तो 5805 रुपया होगा। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जब आप इस जगह पे पहुंच जाते हैं और आपके पास इस तरह के प्रतिशत दिए जाते हैं, हमें गणित हम कमजोर है, तो हम सिंपल जो है रिजेक्शन प्रोसेस इसको बोलते हैं, ऑप्शन मेथड का रिजेक्शन प्रोसेस है, उससे आपको हम निकाल लेते हैं। आशा करता हूं कि यह तरीका आपके दिमाग में एकदम सही रूप से आ गया होगा।